देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के यही कोई 9:15 बजे का समय था जब मैं दिल्ली की मेन बाजार से खरीदारी करके पुराने बस स्टैंड की ओर जाने के लिए एक रिक्शा रोका, पर उस रिक्शे वाले ने पुराने बस स्टैंड पर जाने के लिए मना कर दिया और कहा, अरे भाई साहब, यहाँ पर एक नया बस स्टैंड है, वहाँ पर चले जाओ, क्योंकि रात में वो पुराना बस स्टैंड बंद हो जाता है। दोस्तों, वो क्या था कि नए बस स्टैंड से मेरे लिए डायरेक्ट बस नहीं थी और मैं दिन में सीधे अपने यहाँ से उस पुराने बस स्टैंड पर उतरा था, इसलिए मुझे वहीं पर जाना था क्योंकि मेरी बस वहाँ से सीधी जो थी। लिहाजा मैंने उस रिक्शे वाले से कहा, क्यों भाई साहब, रात में वो बस स्टैंड बंद क्यों हो जाता है? वहाँ कोई भूत वूत घूमता है क्या? पहले तो वो रिक्शे वाला मेरी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर बोला, भाई साहब, अगर वहाँ पर भूत घूमते ना तब तो ठीक था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा है जो एक बार कोई इंसान देख लेता है तो उसके बाद उसका मुंह दोबारा नहीं खुलता। या तो वो सदमे में जाकर अपनी जान गंवा देता है या फिर उसका कलेजा फट जाता है। मुझे उस रिक्शे वाले की बेतुकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और अपना सामान लेकर बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा। मैंने पहले भी कई बार उस बस स्टैंड से बस पकड़ी थी, लेकिन उस सफ़र में इतना ही फ़र्क था कि इस बार मैं रात में जा रहा था। लिहाजा मैं उस रिक्शे वाले की बातों को नकारते हुए अपना सामान लेकर उस बस स्टैंड की तरफ निकला, जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर था। आसमान पूरी तरह काले घने अंधेरे में लिपट गया था। बाजार की हल्की फुल्की रोशनी उस बस स्टैंड तक नहीं पहुँचती थी। ऐसे में मैं जैसे उस बस स्टैंड पर पहुँचा तो वो जगह मुझे एकांत में ही नजर आई। उस जगह पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था, पर मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पर एक बेंच पर जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ गया। अब मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था कि कब बस यहाँ पर पहुँचे और मैं कब यहाँ से निकलूँ। अभी मैं बैठा ही था कि अचानक ही मेरी नज़र एक चमकीली चीज़ पर पड़ी। दरअसल उस बस स्टैंड से महज थोड़ा सा आगे मुझे एक चमकीली चीज़ नज़र आ रही थी। उसे देखकर मैं एक बार के लिए हैरान हो गया। फिर मैं उठा और उस चीज़ की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई कांच का टुकड़ा चमक रहा हो, लेकिन हैरानी तो इस बात की थी कि जहाँ पर वो चीज़ चमक रही थी वहाँ पर लाइट की रोशनी भी नहीं थी। फिर मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ का दृश्य देखकर मैं तो हैरान ही हो गया। वो एक छोटी सी अंगूठी थी, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा चमक थी कि वो अंगूठी किसी अजूबे से कम नहीं थी। मैंने उसे उठाया और इतने में ही मुझे हेडलाइट की रोशनी नज़र आने लगी। फिर ऐसे में जब मैंने बस स्टैंड की तरफ देखा तो मैं न पाया कि वहाँ पर मुझे एक बस अपनी ओर आती हुई दिखाई पड़ रही थी। मैंने उस अंगूठी को अपनी जेब में डाला और जल्दी से भागते हुए बस के पास पहुँच गया। मुझे इसी चीज़ का डर था कि कहीं बस निकल ना जाए। फिर मैं बस में सवार हुआ और बस भी खुल गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उस बस के अंदर बैठने से पहले ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, पर मैंने फिर भी इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर बैठकर आराम फरमाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद बस उस जगह पर पहुंच गई जहां पर मुझे उतरना था, और उस इलाके में पहुंचकर मुझे चैन की सांस मिली, क्योंकि जब से मैं उस बस के अंदर बैठा था तब से मुझे वहां पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैं वहां से उतरा और अपने घर की तरफ निकलने लगा। अब तक वो बस भी वहाँ से निकल चुकी थी। मैं जैसे जैसे अपने उस जाने पहचाने पुश्तैनी गांव के रास्ते की तरफ बढ़ने लगा तो वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अलावा मेरे साथ कोई और भी चल रहा है, जिसकी मौजूदगी का मैं एहसास कर सकता था। ऐसे में मैं थोड़ा घबरा गया और इसी बीच मुझे उस आदमी की वो कही गई बातें अभी याद आने लगी। दरअसल उस रिक्शे वाले ने मुझसे कहा था कि मुझे उस बस स्टैंड पर नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर कोई ऐसा रहता है जिसे देखने के बाद हमें बहुत तगड़ा सदमा लगता है, लेकिन उसकी बातें सरासर झूठी साबित हो गई, जिस वजह से मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। फिर थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में पहुँच गया। दरअसल मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर मैंने किराए पर पूरा का पूरा हॉल बुक करके रखा था। मेरा गाँव यहाँ से करीब 17 किलोमीटर दूर था और मैं अपने घर वालों से अलग इसलिए भी रहता था क्योंकि मुझे दुकान का कामकाज करना पड़ता था। खैर, इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही थका हुआ था, इसलिए मैं सीधा अपने बेड के पास गया और वहाँ आराम करने लगा। तभी मुझे उस चमकदार अंगूठी की याद आ गई, इसलिए मैंने उसे अपनी जेब से निकाला और फिर उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। वैसे भी वो एक अंगूठी ही थी, इसलिए मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं काफ़ी थका हुआ था,
इसलिए मैं सोने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई, लेकिन फिर मुझे ऐसा एहसास होने लगा जैसे कि कोई मेरे आजू बाजू में चल रहा है। उसके कदमों की आवाज़ मेरे कान में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई स्त्री है जिसके पायल की ध्वनि बार बार मेरे कानों में गूंजती और उसके बाद उसके हंसने की आवाज़ भी आती। ये सब थोड़ी देर के लिए हुआ। फिर उसके बाद अचानक से मेरी आंख खुल गई और मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे वहां पर कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन अब तक मेरे शरीर का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। अब मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठकर बाहर की तरफ देख सकूं कि मेरे साथ हो क्या रहा था। ऊपर से मेरा सर भी काफ़ी भारी था। फिर मुझे लगा कि शायद ज़्यादा थकावट होने की वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए मैं फिर से अपने बेड पर सर रखकर सोने लगा। लेकिन दोस्तों, उन आवाज़ों का आना बंद नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं अपनी आंख बंद करके नींद में जाता तो मुझे बहुत ही डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। जैसे तैसे मैंने उस रात को बिताया और फिर जैसे ही सुबह हुई तो सब कुछ मानो एकदम नॉर्मल हो गया। मेरा शरीर भी एकदम सामान्य महसूस होने लगा। फिर उसके बाद मैंने ये सारी घटना अपने एक करीबी दोस्त को बताई, लेकिन उसे भी मेरी बातों पर कुछ विश्वास नहीं हुआ। दरअसल मेरे दोस्त ने बताया कि ज़्यादा थकावट होने की वजह से कई बार हमारे शरीर में इस तरह की हलचल होना एक बहुत ही आम बात है। जब मेरे दोस्त ने भी मुझे वही सलाह दी जिसके बारे में मैंने सोचा था, तो मैंने फिर से उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और वापस से नॉर्मल होकर रहने लगा। 2 से 3 दिन तक तो सब कुछ सामान्य रहा। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो उस दिन की थकावट ही थी जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। फिर तीसरे दिन मैंने रात को कुछ ऐसा देखा जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य था। उस रात मैं अपना काम निपटाने के बाद खाना वाना खाकर अपने बिस्तर पर आ गया और फिर रात को फ़ोन चलाते चलाते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि किसी ने मेरे हाथ को दबोचा हुआ था। पहले तो मेरी नज़र उस हाथ पर गई जिसने मेरे बाएं हाथ को दबोच रखा था। उसके बाद जब मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अब तक घड़ी में रात के 1:30 बजने वाले थे। उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे अपने बगल में देखने की कोशिश की तो वहाँ का नज़ारा देखकर तो मेरी हालत ही पतली पड़ गई। दरअसल मैंने देखा कि वो एक लड़की थी जिसका पूरा बदन दूध की तरह सफ़ेद था। पहले तो मुझे उस लड़की की तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी, मगर उसके बाद अचानक उस लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके डरावने चेहरे को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर मैं तो दहशत में चला गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। तभी मेरी नज़र उस औरत के हाथ में मौजूद उस चमकदार रिंग पर पड़ी। उसे देखकर मैं सारा माजरा अच्छी तरह से समझ गया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था और आगे मुझे क्या करना था। मैं उठने की हिम्मत तो करता, लेकिन उस जगह से खड़ा नहीं हो पाता। मैं इतना तो समझ चुका था कि ये सब उस चमकदार और यूनिक दिखने वाली अंगूठी की वजह से है। उसके बाद मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और भगवान का नाम लेकर जोर से उठने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर एकदम नॉर्मल हो गया है और फिर अचानक ही मेरी आंख खुली। मुझे मालूम ही नहीं कि वो मेरा बुरा सपना था या फिर मेरे साथ सच में ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उस रात मैं समझ गया कि आखिर किस कारण से मेरे साथ इस तरह की अजीब चीज़ें हो रही थी। फिर इसके बाद मैं उठा और इधर उधर देखने लगा। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब उस बेड के ऊपर लेटा रहूं। इसी तरह घूमते फिरते किसी तरह मैंने वो पूरी रात बिताई और फिर जैसे ही सुबह हुई तो मैं सीधा हमारे गांव के पुजारी के पास चल दिया। गांव के पुजारी के पास पहुंचने के बाद जो चीज़ मुझे पता चली उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। दरअसल गांव के पुजारी ने मुझे बताया कि मेरे ऊपर किसी काली शक्ति का साया है और वो कोई मामूली काली शक्ति नहीं है। वो एक ऐसी भयानक ताकत है जो दिन पर दिन मेरा खून चूसती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो महज 10 से 15 दिन में मेरा पूरा शरीर सूख जाएगा। अगर मुझे उस काली शक्ति से बचना है तो मुझे उस अंगूठी के साथ साथ किसी तंत्र मंत्र की चीज़ों को ठीक उसी जगह पर गाड़ना होगा जहाँ से मैंने उस अंगूठी को उठाया था, और उस समय रात के 12 बजने चाहिए। दोस्तों, पंडित जी की बात सुनकर मेरा दिमाग ही हिल गया, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस उस बस स्टैंड पर जाऊं, और वो भी रात के समय। लेकिन अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। पहले तो पंडित जी मेरे साथ आने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन फिर पंडित जी ने मेरे साथ आने को हाँ कर दिया, जिससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिल गई। मैं जानता था जब तक पंडित जी मेरे साथ होंगे
तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर अगली रात शनिवार की रात थी और हमें भी उसी रात का इंतजार था। लेकिन मैं आज की रात से भी घबराया हुआ था, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो काली शक्ति मेरे साथ कल से भी भयानक हादसा करने की कोशिश करेगी। ऐसे में मैंने अपने एक दोस्त को अपने घर पर बुला लिया और जैसे मैं सोने की कोशिश करता तो मेरे कानों में रोने और हंसने की आवाज़ बार बार सुनाई देती। ऐसे में मेरा सर काफ़ी भारी होने लगा। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी मैं सो ही नहीं पाया और फिर उसके बाद जैसे ही सुबह हुई तब जाकर मुझे चैन की सांस मिली, क्योंकि ये रात मुझे किसी तरह से काटनी थी। तो मैंने जैसे उस अंगूठी को बिस्तर के इधर उधर ढूंढने की कोशिश की तो मैं न पाई कि वो मेरे सिरहाने पड़ी हुई थी और उसकी चमक अभी भी वैसे ही बनी हुई थी। शाम के लगभग 10 बजे के आसपास मैं पंडित जी के साथ टैक्सी में उस बस स्टैंड की तरफ रवाना हुआ। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन इस काम को करना भी बहुत ही ज़रूरी था, वरना बात मेरी जान पर आ सकती थी। हम जैसे उस बस स्टैंड पर पहुंचे तो वहां का सन्नाटा देखकर हर किसी की हालत खराब हो जाए। उसके बाद उस पुजारी ने मुझे रुकने को कहा। फिर थोड़ी देर तक तो हम वहीं पर बैठकर इधर उधर देखते रहे। फिर जैसे रात के 12 बजने को आए तब उस पुजारी ने लंबी सांसें लेते हुए कहा, देखो बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी और मौत आपस में टकराने वाली है। अगर तुमने इस काम को ढंग से नहीं किया तो तुम्हें यहीं पर अपनी जान गंवानी होगी, और अगर तुमने ये काम ठीक से कर लिया तो भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाने हैं। दोस्तों, उसके बाद उस पुजारी ने मुझे मेरे हाथ में कुछ नारियल दिए और उनके साथ वो अंगूठी दी। उस नारियल के ऊपर खून की कुछ छींटें थी। शायद वो छींटें इसलिए भी थी ताकि किसी भी बुरी शक्ति को अपनी ओर आमंत्रित किया जा सके। जैसा कि उस पुजारी ने मुझे बताया था, मैं वैसे उस नारियल के साथ उस चमकदार अंगूठी को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी इस पड़ाव पर पहुंच जाएगी। फिर मैं धीरे धीरे अपने कदमों के साथ ठीक उसी जगह पर पहुंच गया जहां से मैंने उस अंगूठी को उठाया था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ कोई और भी है जिसके होने का मुझे एहसास हो सकता था, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता था। मैं जैसे ठीक उस जगह पर पहुंचा तो मैंने उस नारियल के साथ उस अंगूठी को ठीक वैसे ही रख दिया जैसा कि उस पुजारी ने मुझे बताया था। जैसे मैंने उस नारियल के साथ उस अंगूठी को रखा तो वहां की धरती एकदम से हलचल करने लगी और उसके अंदर से अचानक एक हाथ बाहर निकला और उस धूल को फाड़कर जैसे वो हाथ बाहर निकला तो डर के मारे मेरा शरीर पसीने छोड़ने लगा। मैं तुरंत ही मुड़ा और वहां से भागने लगा। दरअसल उस पुजारी बाबा ने मुझे बताया था कि ऐसा होते ही मुझे वहां से सर पर दौड़ लगानी है और सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाना है। फिर ठीक मैंने वैसा ही किया। जैसे मैं गाड़ी में आकर बैठा तब पुजारी बाबा ने मुझे कुछ नियम बताए। मुझे बस उन्हीं का ध्यान रखना था। फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुई और हम सभी घर लौट आए। पर अच्छी बात ये थी कि उस दिन के बाद मैंने दोबारा कभी भी उस तरह की आवाज़ को नहीं सुना। साथ ही जब मैंने इस घटना के बारे में अपने कुछ दोस्तों को बताया तब जाकर मुझे पता चला कि उस बस स्टैंड पर लगभग 7 साल पहले एक महिला की मौत हो गई थी। बदमाश लोगों ने उनके गहने वगैरह चुराकर उसके साथ गलत काम कर लिया और उस दिन के बाद से उस महिला की आत्मा ने उस बस स्टैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। पर उस बस स्टैंड पर रात को सोने चांदी जैसी चीजें पड़ी हुई मिलते हैं जिनको उठाने के बाद इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता। फिर दोस्तों, उस दिन के बाद में कभी भी दोबारा रात तो छोड़ो, दिन में भी उस बस स्टैंड पर जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।